यह कहानी हिंदुस्तान के उन दूर दराज इलाकों की हकीकत बयां करती है जहां आज भी करोड़ों महिलाएं समाज और बिरादरी की इज्जत के नाम पर खामोशी से कष्ट झेल रही हैं। चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति या वर्ग से आती हैं। इस अनुशासित और कठोर समाज में हर महिला की स्थिति एक जैसी ही है। ये सभी उस पितृसत्तात्मक सोच की बेड़ियों में जकड़ी हैं जहां झूठी शान और दकियानूसी रीति रिवाजों को बचाने के लिए इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी इसी बंजर और पिछड़े समाज की कोख से कुछ ऐसी निर्भीक महिलाएं जन्म लेती हैं जो लोक लाज का ठीकरा अपने सिर पर फोड़ने से इनकार कर देती हैं। वो सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने की हिम्मत जुटाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। यहाँ किशन नाम का एक आदमी है जो शहर के बड़े सेठों से हैंडीक्राफ्ट का काम लाते हैं और गाँव की महिलाओं को रोजगार देता है। किशन के इस छोटे से वर्किंग ग्रुप में दो महिलाएं काम करती हैं, लाजो और रानी। भले ही लाजो और रानी ने कभी स्कूल का मुंह न देखा हो, वे पढ़ी लिखी न हो, लेकिन उनके दिल में भी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की एक दबी हुई ख्वाहिश जरूर है। रानी की जिंदगी आसान नहीं रही है। उसका एक 15 साल का बेटा है जिसका नाम गुलाब है। गुलाब अपने पिता की ही तरह ट्रक चलाने का काम सीख रहा है। बहुत साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में रानी के पति की मौत हो गई थी। उस वक्त रानी की उम्र महज 16 या 17 साल रही होगी। इतनी कच्ची उम्र में ही विधवा होने के बाद रानी के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। तब से लेकर आज तक उसने हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने परिवार को बखूबी संभाला है। घर में उसकी बूढ़ी सास भी है जो अब काफी बीमार रहती हैं और उनका पूरा दिन बिस्तर पर ही गुजरता है। अब जब उसका बेटा गुलाब बड़ा हो गया है और थोड़े पैसे कमाने लगा है तो रानी को एक नई चिंता सताने लगी है। उसने गुलाब के लिए एक लड़की देख रखी है। रानी का मानना है कि गुलाब अभी नादान है और गलत संगत में पड़ सकता है, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई, जिम्मेदारियां सिर पर आएंगी तो शायद वह अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना छोड़ देगा। रानी अपनी सहेलियों के साथ दूसरे गांव जाती है ताकि अपने बेटे गुलाब की शादी की बात पक्की कर सके। रास्ते भर गुलाब फोन पर यही जानने की कोशिश करता रहता है कि लड़की दिखने में कैसी है। लड़की का नाम जानकी है, उम्र लगभग 14 साल। यह साफ तौर पर एक बाल विवाह है, लेकिन रानी या उसके साथ आई किसी भी औरत के मन में जरा सी भी झिझक नहीं है। उनके लिए यह सब बिल्कुल सामान्य है। आखिर उनकी अपनी शादियां भी तो इसी उम्र में हुई थीं। जिस व्यवस्था में वे पली बढ़ी हैं, वहां सवाल पूछना कभी सिखाया ही नहीं गया। 3 लाख रुपए नकद देने की शर्त पर रानी जानकी की शादी अपने बेटे गुलाब से तय कर लेती है। इस खुले सौदे को भी ईश्वर का नाम लेकर पूरा किया जाता है, क्योंकि वहां माना जाता है कि जोड़ी तो भगवान ही बनाते हैं, इंसान तो बस रस्म निभाते हैं। जब रानी वापस अपने गांव लौटती है तो वहां एक पंचायत बैठी हुई है। वजह यह है कि एक लड़की अपने ससुराल से भागकर मायके आ गई है। पंचायत में लड़की की मर्जी की कोई अहमियत नहीं। सब मिलकर यह फैसला सुनाते हैं कि उसे वापस ससुराल भेजा जाएगा, क्योंकि समाज के हिसाब से लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। चाहे वहाँ उसके साथ कैसा भी व्यवहार हुआ हो, चाहे उसने कितना ही अपमान और अत्याचार सहा हो, इन सब बातों को घर की बात कहकर दबा दिया जाता है। लड़की के माँ बाप सब कुछ जानते हुए भी उसे वापस भेज देते हैं। समाज की बदनामी का डर, रिश्तों की झूठी मर्यादा और लोकलाज का बोझ, इन सब के आगे उनकी बेटी की जिंदगी छोटी पड़ जाती है। उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि ससुराल लौटकर वह लड़की किस हाल में रहेगी या वह खुद को ही क्यों न खत्म कर ले। इस समाज में औरत की तकलीफ से ज्यादा जरूरी उसकी चुप्पी होती है। हम देखते हैं कि किशन, जो अब गांव में है, उसने कभी शहर में रहते हुए एक पढ़ी लिखी नॉर्थ ईस्टर्न लड़की से शादी की थी। जिम पिछले बरस गंगा को हम जाया था, खुदकुशी कर ली उन्हें। वक्त बदल चुका से कीमा भाई, हमें भी बदलना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मुंह है किशन, पंचायती के मामला में मत पड़। वो पहले ही बिरादरी की बहुत इज्जत कर चुके हैं। वो बाहर से वो लाके रोज फटफटिया में लेके घूमता फिरता है उस विदेशी को। मैं कोई आसमान से टपकी नहीं हूँ, मणिपुर की रहने वाली हूँ। रोज फटफटिया में चढ़ के मैं बस स्टॉप जाती हूँ अपने पति के साथ। इसमें शर्म से मरने वाली बात क्या है? ज्यादा पढ़ाई की धौंस मती दे हमें। उसकी इस लव मैरिज ने गांव के ठेकेदारों की नजरों में समाज की इज्जत को मटियामेट कर दिया था। खानदान की इज्जत के नाम पर उस लड़की को जबरन वापस भेज दिया गया। जाते वक्त उस लड़की की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि अपने ही लोगों और अपने पति द्वारा मिले उस विश्वासघात की गहरी पीड़ा थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वक्त बदला और गांव में एक डांस कंपनी ने अपना डेरा जमाया। यह कंपनी यहाँ कई दिनों तक रुकने वाली है। इस कंपनी की जान और सबसे बड़ा आकर्षण है बिजली, जिसके मंच पर आते ही पूरा गांव उसकी एक झलक पाने को बेताब हो जाता है। उसकी हर लचक के साथ लोगों की धड़कनें थिरकने लगती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बिजली रानी की बचपन की सहेली है। उनकी यह दोस्ती तब शुरू हुई थी जब वे महज 14 से 15 साल की थी। रानी को वो दिन याद है जब उसका पति अक्सर बिजली के पास जाया करता था। एक रात बिजली खुद रानी के पति को, जो नशे में धुत था, घर छोड़ने आई थी। तब रानी इतनी भोली और नादान थी कि उसे बिजली में एक शुभ चिंतक नजर आई। उसने बिजली को खाना खिलाया और रात भर उससे बातें करती रही। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके पति और बिजली के बीच क्या रिश्ता है। रानी के पति की मौत के बाद भी बिजली का आना जाना नहीं रुका। वह हर साल किसी न किसी बहाने रानी से मिलने आती रही और वक्त के साथ सौतन जैसा वो रिश्ता एक गहरी दोस्ती में बदल गया। चूंकि डांस कंपनी अब गाँव में ही है तो रानी और लाजो बिजली से मिलने उसके तंबू में जाती हैं। वहाँ बिजली उन्हें अपनी जिंदगी के वो पन्ने खोलकर दिखाती है जो दुनिया से छिपे हैं।
मुझे ना वहाँ एक आदमी मिला, उसने ना मुझे सपने देखना सिखाया, रात भर साला चांद की सैर कराई, सारा बदन अभी तक तप रहा है। ये उसकी लंबी लंबी उंगलियां, ऐसी ऐसी जगह बटन दबाए उसने की। बिजली के तंबू से लौटते वक्त शाम घिर आती है, तभी रानी का फोन बजता है। यह एक रॉन्ग नंबर है। पिछले कुछ दिनों से इस नंबर से रानी को अक्सर फोन आते हैं। फोन के उस पार कोई है जो उससे बेहद अश्लील और गंदे अंदाज में बातें करता है। बार बार फोन करता से, ऐसे ऐसे बातें करता से, गुलाबो ई गुलाबो ऊ, लाल हो रही तू। सालों बाद उसे सिर्फ एक विधवा, एक माँ या एक बहू होने का नहीं बल्कि एक लड़की होने का एहसास हुआ है। दूसरी तरफ रानी की सहेली लाजो की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उसका पति उसे रोज सिर्फ इसलिए ताने देता है और पीटता है क्योंकि वह माँ नहीं बन सकती। बांझ होने का ठप्पा और बेवजह की मार पिटाई अब लाजो की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। कुछ दिनों बाद रानी के बेटे गुलाब की शादी हो जाती है, लेकिन जब रानी अपनी नई बहू जानकी को लेने जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जानकी के बाल बेतरतीब तरीके से कटे हुए और बहुत छोटे हैं। गांव के इस रूढ़िवादी समाज में जहां औरत के लंबे बाल ही उसकी सुंदरता और इज्जत माने जाते हैं, वहां बहू के छोटे बाल होना किसी सामूहिक शर्मिंदगी से कम नहीं था। रानी जानती है कि अगर गांव वालों ने जानकी को ऐसे देख लिया तो घर की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वह खाली हाथ भी नहीं लौट सकती थी, क्योंकि इससे तो और भी ज्यादा बदनामी होती। मजबूरी में वह जानकी का सिर पल्लू से पूरी तरह ढक देती है और उसे लेकर बस में बैठ जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही कोहराम मच जाता है। गुलाब अपनी मां पर भड़क उठता है। वह चिल्लाता है कि रानी ने जानबूझकर उसके लिए ऐसी दोषपूर्ण लड़की ढूंढी है ताकि समाज में उसकी नाक कट जाए। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। शादी वाले दिन ही गुलाब की दादी की मौत हो जाती है। गांव वाले बातें बनाने लगते हैं कि नई बहू के कटे बाल और अपशकुन देखकर बुढ़िया को सदमा लगा और वो मर गई। हालांकि सच यह था कि दादी इतनी बुजुर्ग और कमजोर थीं कि शादी की भागदौड़ और सफर की थकान झेल नहीं पाई और नींद में ही चल बसी। पर समाज को तो बस ताने मारने का एक बहाना चाहिए था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, रानी को अपने बेटे गुलाब में अपने ही मरहूम पति की परछाई दिखने लगी है। बंद कमरे से जब बहू जानकी के साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की आवाजें आती हैं तो रानी का कलेजा कांप उठता है। वह जानती है कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि उसने खुद बरसों यह सब सहा है। वो चीखें उससे सुनी नहीं जाती, इसलिए रातों को वह घर से निकलकर अपनी सहेली बिजली के तंबू में चली जाती है, जहां उसे थोड़ी शांति मिलती है। इस घुटन भरे माहौल के बीच किशन और उसकी पत्नी नोवी बदलाव की एक नई बयार हैं। किशन के यहाँ काम करने से गांव की औरतें न सिर्फ पैसा कमा रही हैं, बल्कि अपने पतियों पर उनकी निर्भरता भी कम हो रही है। किशन की पत्नी नोवी उन्हें पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझा रही है। औरतें अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोलने लगी हैं और शहर से बड़े बड़े आर्डर लाने में मदद करती हैं। लेकिन गुलाब जैसे मर्दों को यह बदलाव फूटी आंख नहीं सुहाता। उनकी नजर में किशन और उसकी पत्नी औरतों को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें उनकी औकात से बढ़कर सोचना सिखा रहे हैं। गुलाब का मानना है कि अगर औरतें ज्यादा पढ़ लिख गईं तो किताब उनके सर पर चढ़ जाएगी और वो काबू से बाहर हो जाएंगी। गुलाब की नफरत और कुंठा अब पागलपन की हद पार कर चुकी है। एक दिन वह और उसके आवारा दोस्त किशन के तैयार किए हुए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पर पेशाब करते हैं और उन्हें अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद देते हैं। गुलाब को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं कि जिन चीजों को वह अपनी मर्दानगी के नशे में बर्बाद कर रहा है, उन्हें बनाने में किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ और गाँव की बहनों का खून पसीना लगा है। वह अपनी ही थाली में छेद कर रहा है। एक दिन लाजो उसके घर आती है। आज वह हमेशा की तरह चहक नहीं रही, बल्कि बहुत उदास है। उसके पति ने शराब के नशे में उसे आज जानवरों की तरह पीटा है। यूं तो मार खाना उसके लिए रोज की बात है, पर आज उसके शरीर पर पड़े नील और जख्म गवाही दे रहे हैं कि दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई हैं। रानी खामोशी से लाजो के जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। रानी की उंगलियों का वह नरम स्पर्श, लाजो ने ऐसा अपनापन और सुकून अपने पति के हाथों में कभी महसूस नहीं किया था। उस पल दर्द और संवेदना के उस नाजुक धागे में बंधकर दोनों भावनाओं में बहने लगती हैं। वे एक दूसरे के करीब आ ही रही होती हैं कि तभी वहां रानी की बहू जानकी आ जाती है और उन्हें झटके से एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। अगली सुबह गुलाब के कुछ दोस्त घबराए हुए रानी के पास आते हैं। खबर मिलती है कि गुलाब बड़ी मुसीबत में है। वह जहां अक्सर अपनी हवस मिटाने जाता है, वहां बिना पैसे लिए चला गया था। उसका पिछला हिसाब भी बाकी था, इसलिए वहां के दलालों और गुंडों ने उसे बंधक बना लिया है। एक माँ की मजबूरी देखिए। उस बेटे को छुड़ाने के लिए जो रोज उसका अपमान करता है, रानी को किशन से मदद मांगनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उसे उस बेटे की जान बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ जाता है। दूसरी तरफ घर के बाहर एक अलग ही मूक प्रेम कहानी चल रही है। एक लड़का रोज दूर गांव से साइकिल चलाकर आता है। वह घर के अंदर नहीं आता, बस दूर से जानकी को एक नजर देखता है और वापस चला जाता है। कभी कभी वह जानकी के लिए चुपके से किताबें भी छोड़ जाता है। असल में यह लड़का जानकी का स्कूल का साथी है। वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वह गरीब था। जानकी के घर वालों की मुंहमांगी रकम नहीं दे सका, इसलिए यह रिश्ता नहीं हो पाया। अब राज खुलता है कि जानकी के बाल छोटे क्यों थे।
उसने फैशन के लिए नहीं बल्कि विद्रोह में अपनी शादी वाले दिन खुद अपने बाल काट लिए थे ताकि लड़के वाले उसे ठुकरा दें। पर अफसोस, समाज की जिद के आगे उसकी एक न चली। इधर रानी का बेटा गुलाब दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। वह अब पूरी तरह जानवर बन चुका है। वह वेश्याओं के पास जाता है, घर आकर जानकी को पीटता है और अपनी जिंदगी की हर परेशानी के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराता है। रानी ने सोचा था कि बेटे की शादी कर देगी तो जिम्मेदारी के बोझ से वह सुधर जाएगा, उसकी अपनी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। आज जब वह जानकी की हालत देखती है तो उसे डर लगता है। जानकी का आज रानी के कल जैसा है। ऐसा लगता है जैसे जानकी का भविष्य भी रानी की ही तरह अंधेरों और आंसुओं में लिखा जा चुका है। एक दिन बिजली अपनी मोटर सवारी पर लाजो, रानी और रानी की बहू जानकी को बिठाकर गांव से दूर एक पुराने किले के खंडहरों में ले जाती है। गांव की चारदीवारी से दूर खुले आसमान के नीचे उन तीनों को पहली बार आजादी का असली मतलब समझ आता है। रानी और लाजो को लगता है कि बिजली की जिंदगी कितनी हसीन है। न समाज की फिक्र, न घर की जंजीरें, बस पूरी दुनिया में बेफिक्र होकर घूमना। बातों बातों में जब बच्चे का जिक्र छिड़ता है तो लाजो का दर्द छलक आता है। वह रुआं से होकर कहती है कि शायद मैं कभी मां नहीं बन सकती, मैं बांझ हूं। तभी बिजली एक ऐसी बात कहती है जिसने लाजो के होश उड़ा दिए। बिजली कहती है, जरूरी नहीं कि कमी तुझ में हो सकता है कि तेरा पति नपुंसक हो। लाजो हैरान रह जाती है। उसने आज तक कभी सुना ही नहीं था कि कोई मर्द भी बांझ हो सकता है। गांव में तो औलाद न होने का सारा दोष सिर्फ औरत के सिर मढ़ा जाता है। बिजली सलाह देती है कि वे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन लाजो जानती है कि उसका पति और समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तब बिजली उसे एक दूसरा गुप्त रास्ता बताती है। एक बाबा है जो तुझे बच्चा दे सकता है। इसी सैर के दौरान बिजली रानी को एक कड़वा सच बताती है। बच्चा तो तेरा गुलाब भी नहीं रहा रानी। उस रात आया था मेरे पास नोटों की गड्डी लेकर। मैंने भी गुलाब को कस के चट्टाई दफा होने को कहा। पता है जब गुलाब पैदा हुआ था मैं वहीं पर थी। रानी की तभी नई नई शादी हुई थी, कुछ 14-15 साल की होगी वो। यह सुनकर रानी शर्म और दुख से गढ़ जाती है। उसका बेटा इतना गिर चुका है कि वह अपनी माँ की सहेली को भी गंदी नजर से देखता है। वह अब उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। शाम को जब बिजली वापस अपने डेरे पर लौटती है तो उसे अपनी दुनिया हिलती हुई नजर आती है। डांस कंपनी के मालिक मिश्रा ने एक नई कम उम्र की लड़की को काम पर रख लिया है। इस धंधे का यही काला सच है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पुरानी लड़कियों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। राजू इसी कंपनी में काम करता है और बिजली का दीवाना है। वह बिजली से कहता है कि वह उसे लेकर भाग जाना चाहता है और उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। अगली रात बिजली छुपते छुपाते रानी और लाजो को लेकर उस बाबा के पास जाती है। योजना के मुताबिक लाजो उस बाबा की गुफा में अंधेरे में साड़ी उठाकर आंखें बंद करके लेट जाती है। उसके मन में डर है, संकोच है, लेकिन जैसे ही वह बाबा उसे छूता है लाजो की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक अपने पति के साथ उसने सिर्फ हवस और जानवर जैसा व्यवहार महसूस किया था, लेकिन उस बाबा का स्पर्श, उसमें एक ठहराव था, एक सम्मान था। बिजली ने सच ही कहा था, वह बाबा औरतों के लिए एक मायावी प्रेमी है। उस रात लाजो ने जाना कि प्यार और हवस के बीच क्या फर्क होता है। उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं, एक इंसान है। वह सचमुच कामदेव का कोई रूप लग रहा था। रानी को फिर से उसी रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बार उस आदमी की आवाज में वो पहले वाली अश्लीलता नहीं है। वह रानी के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है। अपना असली नाम, अपनी असली उम्र और अपने गहरे अकेलेपन का सच उसे बताता है। रानी ने पिछली बार गुस्से में उसे सब सच बता दिया था। मैं एक विधवा हूँ, एक बड़े बेटे की माँ हूँ और मेरी उम्र ढल रही है। अगर इसके बावजूद मुझसे बात करनी है तो कर। तब उस आदमी ने फोन काट दिया था, लेकिन आज वह सब कुछ जानते हुए भी फोन कर रहा है। उसने रानी के सच को स्वीकार कर लिया है। रानी के सूने जीवन में यह एक अजीब सी दस्तक है। उस रात तीनों सहेलियां गांव के एक सुनसान तालाब पर जाती हैं। वहां कपड़ों के साथ साथ अपनी सारी शर्म और बंदिशें उतारकर वे पानी में आजाद होकर नहाती हैं। वो कुछ पल उनकी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल होते हैं, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी बेड़ियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। गांव लौटते ही आजादी का नशा उतर जाता है। रानी का बेटा गुलाब अब भी शहर के वेश्यालय में अपनी माँ की मेहनत की कमाई उड़ा रहा है। लाजो का पति अब भी उसे रोज बेरहमी से पीटता है। बिजली की डांस कंपनी में नई लड़की आ चुकी है जो धीरे धीरे उसका स्थान छीन रही है। एक दिन जानकी का पुराना प्रेमी फिर आता है। वह दरवाजे पर जानकी के लिए किताबें छोड़कर जा रहा होता है कि रानी की नजर उस पर पड़ जाती है। वह लद्दद्द का रानी को देखते ही भाग जाता है, लेकिन रानी देख लेती है कि कैसे जानकी दौड़कर उन किताबों को सीने से लगा लेती है। कुछ दिन बाद वह लड़का हिम्मत करके घर के दरवाजे तक आ जाता है। वह जानकी को अपने साथ भगा ले जाना चाहता है। उसने शहर में नौकरी ढूंढ ली है और एक नई दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन रानी बीच में आ जाती है। मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। देख क्या रहा से, भाग यहाँ से। इधर लाजो के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 महीना हो गया है, उसे उल्टियां शुरू हो चुकी हैं। वह गर्भवती है। बाबा का आशीर्वाद काम कर गया है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी वह अपने पति को यह खुशखबरी नहीं सुना पाई है। वह सही मौके की तलाश में है जब उसका पति अच्छे मूड में हो। आज भी उसने कोशिश की, लेकिन जवाब में पति ने उस पर खाना फेंक दिया और उसे धक्के देकर चला गया। खुशखबरी उसके गले में ही अटकी रह गई। रानी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं।
गुलाब की शादी के लिए उसने गांव के सूदखोर से जो 30,000 उधार लिए थे, उसकी एक भी किश्त वह पिछले 3 महीने से नहीं चुका पाई है। ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा है और कर्ज का यह बोझ उसे धीरे धीरे निगल रहा है। उधर बिजली को लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। उसके सहकर्मी राजू ने वादा किया है कि वह उसे इस नर्क से दूर ले जाएगा और अपनी रानी बनाकर रखेगा। रात के अंधेरे में वे बस स्टैंड पर मिलते हैं। राजू उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने की बात करता है। चल भाग चलते हैं यार, पिछले दिल्ली साइड चलते हैं। मैं बिजनेस का सारा तामझाम संभाल लूंगा और तू पहले की तरह रानी बनकर रहेगी। सच में आग लगा देंगे मार्केट में। बिजली का वह सपना भी कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि राजू उसे प्यार नहीं करता। वह उसे इस नर्क से निकालने नहीं बल्कि उसे दिल्ली ले जाकर उसका नया दल्ला बनना चाहता है। बिजली ने गलत सोचा था कि वह कभी घर बसा सकती है। उसे एहसास हो गया है कि वह जिस दलदल में फंसी है वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह कीचड़ उसे ताउम्र जकड़े रखेगा। नवरात्रि शुरू होने वाली है। घर में एक नया क्लेश खड़ा हो जाता है। रानी देखती है कि उसके बक्से से पैसे गायब हैं। शक की सुई सीधे उसकी बहू जानकी पर जाती है। रानी आरोप लगाती है कि जानकी ने वो पैसे अपने प्रेमी को दिए होंगे, लेकिन सच तो यह था कि पैसे जानकी ने नहीं बल्कि गुलाब ने चुराए थे ताकि वह कोठे पर अपना शौक पूरा कर सके। रात में जब गुलाब नशे में धुत होकर घर लौटता है और जानकी उससे पैसों के बारे में पूछती है तो वह जानवर बन जाता है। वह जानकी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। रानी जब अपनी बहू को बचाने बीच में आती है तो गुलाब अपनी माँ को भी नहीं बख्शता। वह गालियां देता है और अपनी माँ के चरित्र पर ऐसा घाव करता है जो कभी नहीं भरेगा। अब मुझे समझ में आया मेरे बाप ने तुझे क्यों छोड़ दिया। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर रानी अंदर तक मर जाती है। दूसरी तरफ दशहरे से ठीक एक रात पहले बिजली के साथ वही हुआ जिसका उसे डर था। कुछ लड़की ने, जो ग्राहक बनकर आए थे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया। भले ही वह एक नचनिया है, उसका काम लोगों का मनोरंजन करना है, लेकिन उसका भी एक आत्मसम्मान था जिसे बीती रात पूरी तरह कुचल दिया गया। अब वह और ज्यादा यह जलालत नहीं सह सकती। उसकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी है। उधर रानी ने एक फैसला कर लिया है। वह नहीं चाहती कि उसकी बहू जानकी का भविष्य भी उसके जैसा हो, घुट घुट कर जीने वाला। वह जानकी को एक ऐसे लड़के के साथ बांध कर नहीं रख सकती जो उसकी रत्ती भर भी कद्र नहीं करता। रानी एक बड़ा कदम उठाती है। गुलाब की शादी के लिए उसने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए वह अपना घर और अपनी जमीन सूदखोर को बेच देती है। कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचते हैं वह उन्हें लेकर जानकी के प्रेमी के पास जाती है। स्कूल में दाखिला करवा देना। हाँ, कुछ भी हुआ ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। ये भी तारे लिए मोबाइल है, फोन करना। अम्मा आपकी बहुत याद आएगी। तारे नवा घर में रहने आऊंगी मैं। भगवान खुशी रखे। जानकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। रानी ने अपना सब कुछ खोकर अपनी बहू को आजाद कर दिया है। आज रावण दहन का दिन है। बाहर बुराई के जलने की तैयारी हो रही है और इधर लाजो ने भी तय कर लिया है कि आज वह अपने इस डर को खत्म करेगी। मेरा पेट से सो। क्या हो गया? तो हमेशा यही तो चाहता था। किसका पाप मेरे गले में डाल रही है? मेरा नहीं हो सकता। आज नहीं सो। बच्चे को तू अपना ले। पराए मर्द के साथ सोई ना, तब जाके बच्चा लगा। तू नहीं दे पाया क्या? असल में ना तू बांझ से। तभी रानी वहां पहुंच जाती है। इधर लाजो और रानी बदहवास हालत में भागकर बिजली के पास पहुंचती हैं। बिजली को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने उनकी हालत देखी और समझ गई कि यही वो वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिजली अपनी मोटर निकालती है और तीनों गांव छोड़कर भाग निकलते हैं। बदलाव किसी योजना से नहीं, ऐसे ही आनन फानन में होता है। उन्होंने इस सड़े गले समाज को उसके हाल पर छोड़ दिया है। गांव पीछे छूट चुका है। आखिर में वे एक चौराहे पर खड़ी हैं। आगे कई रास्ते हैं। उन्हें नहीं पता कि मंजिल क्या है, लेकिन उन्हें इतना भरोसा है कि उनमें इतना हुनर और हौसला है कि वे कहीं भी अपनी दुनिया बसा लेंगी। दोस्तों, अंत में जब लाजो का अत्याचारी पति आग में जल रहा था तो रानी और लाजो ने उसे नहीं बचाया। क्या आपको लगता है कि उनका यह फैसला सही था या इंसानियत के नाते उन्हें उसे बचा लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।